Good morning dear student, I am Falguni Parik from Aditya Career Institute. आज की क्लास में हम चैप्टर 3 उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के लाभ या गुण जो पढ़ रहे थे उसमें हमने दो डिस्कस कर लिए थे। एक तो प्रबंधकों के लिए, दूसरा हमारा क्या था संस्था के लिए। इनके लाभ को हमने डिस्कस कर लिया था। तीसरा लास्ट लाभ रह रहा है हमारा अधीनस्थों को लाभ। देखो आपको पता है संस्था को क्या लाभ हुआ था, श्रेष्ठ नियोजन होता है, अच्छा प्लानिंग हो जाती है, समन्वय अच्छा बना रहता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, कार्य का निष्पादन समय पर हो जाता है। ये हम पढ़कर आ चुके हैं। प्रबंधकों को क्या होता है, अधीनस्थों को कार्य सौंपने में आसानी होती है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा रहता है, अधीनस्थों को मोटिवेशन कर सकते हैं, ये हम पढ़कर आ चुके हैं। अब लास्ट हम पढ़ रहे हैं अधीनस्थों को लाभ। अधीनस्थों को क्या लाभ होता है, कर्मचारियों को अपने लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है। प्रबंधकों ने अपना काम कर दिया, हमने प्रबंधकों के लाभ में देखा वो सही समय पर सही जानकारी दे देते हैं, अपने काम को सौंप देते हैं। और अधीनस्थों के पास भी क्या होता है, अपना क्या काम करना है इसकी जानकारी हो जाती है। दूसरा, कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है। भाई मैंने आपको बताया था ना, प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, एक आदमी को एक व्यक्ति से ही आदेश या निर्देश प्राप्त होने चाहिए। तो कार्य संतुष्टि में वृद्धि होगी। मुझे एक काम मिल गया, मुझे उसी पर काम करना है, तो अब किस तरीके से करना है ये मुझे पता है, तो मेरे कार्य संतुष्टि में क्या होती है, वृद्धि होती है तथा निराशा समाप्त हो जाती है। अधीनस्थ अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, मोटिवेशन मिल रहा है फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली दोनों। अब क्या होगा इसमें, अधीनस्थ काम को बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। क्यों? क्योंकि या तो उनको कमीशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी, या फिर उनका प्रमोशन होगा, या स्टेज शो पे उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। इन दैट एनी कंडीशन अधीनस्थ क्या करते हैं, काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। अधिकारियों की अपेक्षा को भली भांति समझ जाते हैं। कौन समझ जाते हैं, अधीनस्थ समझ जाते हैं कि अधिकारी उनसे क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं, बेहतर काम चाहते हैं। काम बेहतर होगा तो संस्था का काम समय पर होगा, संस्था का काम समय पर होगा तो संस्था ग्रोथ करेगी और शायद टर्नओवर भी हमारा बढ़े। तो अधिकारी, अधीनस्थ अपने अधिकारियों की अपेक्षाओं को भलीभांति समझ जाते हैं। दोनों कौन, अधिकारी और अधीनस्थ के मध्य भ्रांतियां उत्पन्न नहीं होती। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, मेरा किसके साथ हो रहा है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, हमारे अधीनस्थों के साथ। तो इस सिचुएशन में जो भी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है या भ्रांतियां हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। और लास्ट, जो संस्था के काम है वो सही समय पर पूरे कर दिए जाते हैं। तो हमने अधीनस्थों के लाभ, संस्था के लिए लाभ देखा, हमने उच्च प्रबंधकों के लिए लाभ देखे, अधीनस्थों के लाभ देखे, यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के जो गुण थे या लाभ थे वो हमने पढ़े। अब हम आगे क्लास में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की जो हानियां हैं या दोष हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने प्रॉफिट देखा, किसका, उच्च प्रबंधकों का, संस्था का, अधीनस्थ का। अब ये हमने एक प्लस पॉइंट देखा, लेकिन इसके कुछ माइनस पॉइंट भी तो हो सकते हैं। जैसे प्रबंधकों के लिए लाभ देखा कि अधीनस्थ उनके कार्य को सही तरीके से करेंगे, सच्ची निष्ठा से करेंगे, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि वो ऐसा कर पाए, वो नहीं कर सकते। हमने संस्था के लिए देखा कि श्रेष्ठ नियोजन हो जाएगा, दोनों के बीच में समन्वय बना रहेगा, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, आपसी संघर्ष भी हो सकता है दोनों के बीच में, वरिष्ठ प्रबंधक और उनके अधीनस्थों के बीच में संघर्ष हो सकता है। इस सिचुएशन में अधीनस्थ काम नहीं कर पाए, या हम कहें कि हमने उद्देश्य द्वारा प्रबंध तो कर लिया लेकिन हम उसमें क्या नहीं कर पाए, उसको लागू नहीं कर पाए, सही प्रकार से काम नहीं कर पाए, तो इस स्थिति में इसके कुछ दोष भी पाए जाते हैं। देखो हम पहले से डिसाइड करते हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की हानियां। पहला पॉइंट है इसका, उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई। देखो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का मेन तत्व क्या है, मेन एलिमेंट क्या है, उद्देश्य। क्या है, उद्देश्य, ये मेन एलिमेंट है। यानी आप कुछ उद्देश्य डिसाइड करो उसके बाद आप काम करो, लेकिन ये बहुत कठिन है कि आप अपने उद्देश्यों को डिसाइड कर सको।
क्योंकि उद्देश्यों को डिसाइड करने से पहले हमें प्रकृति, भविष्य की अनुमानता, अनिश्चितताएं, इन सब के बारे में जानकारियां रखनी होती हैं। तो उद्देश्य किस प्रकार से डिसाइड किया जाए, ऐसा क्या किया जाए, मुझे मेरी संस्था की ग्रोथ करनी है, उद्देश्य तो मेरा ये है, लेकिन किस प्रकार से करनी है ये करना इसमें निहित नहीं है। तो इसकी सबसे पहली हानि क्या है कि आप उद्देश्य का निर्धारण करने में कठिनाइयां होती हैं। दूसरा, संतुलन की समस्या। संतुलन की समस्या कैसे? कुछ उद्देश्य या जो भी आप उद्देश्य बना रहे हो संस्था के लिए, वो अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों हो सकते हैं। अल्पकालीन कुछ समय के लिए, दीर्घकालीन लंबे समय के लिए। अब उनमें संतुलन किस प्रकार से बिठाया जाए, क्योंकि आपको पता है भविष्य अनिश्चित है, आने वाले भविष्य में कैसी भी अनिश्चितताएं आ सकती है, बाजार में तेजी भी हो सकती है और बाजार में कमी भी हो सकती है, या फिर उन वस्तुओं में या जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण आप क्या नहीं बिठा सकते हो, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्यों में समानता या संतुलन बिठाना कठिन होता है। नेक्स्ट, बेलोचता की कठिनाई। आपको पता है उद्देश्य जब निर्धारित कर दिए जाते हैं तो उसके बाद जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो एक निश्चित हो जाते हैं, और आने वाले समय में यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो इन उद्देश्यों में परिवर्तन करना कठिन हो जाता है। बेलोचता का मतलब क्या होता है? जिसमें लोचशीलता नहीं होती, यानी जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और एक बार जब आप उद्देश्य निर्धारित कर देते हो और उसके अनुसार वर्क प्लान डिसाइड कर लेते हो तो भविष्य में आने वाले परिवर्तन, सपोज दैट 1 जनवरी से हमारा ये सेशन स्टार्ट हुआ था, न्यू ईयर, कंपनी वालों ने क्या किया, एक नया उद्देश्य बनाया, काम करना स्टार्ट किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोविड-19 आ जाएगा जिसकी वजह से पूरा मार्केट डाउन हो जाएगा, कंपनियां बंद हो जाएगी, लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे क्या उसके अनुसार काम हो पाया? नहीं हो पाया। यानी बेलोचता की कमी के कारण, इसमें परिवर्तन न होने के कारण इसमें क्या पाई जाती है, इसकी एक हानि पाई जाती है। कुछ अन्य दोष भी है। सहयोग का अभाव रहता है। किसके सहयोग का? प्रबंधकों के और अधीनस्थों के आपसी सहयोग का अभाव रहता है। कार्य का दबाव रहता है। प्रबंधक बहुत अधिक कार्य यदि अधीनस्थों को सौंप देंगे तो वो सही प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे। उचित अभिप्रेरित न किया जाना। आपको पता है, हमने पढ़ा अभिप्रेरित करना होता है, अभिप्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन क्या वो मोटिवेशन सही तरीके से किया जा रहा है? क्या जो उनको मोटिवेट किया गया है उसका रेम्यूनरेशन यानी प्रतिफल उनको मिल रहा है? ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस सिचुएशन में उचित अभिप्रेरित न किया जाना एक दोष पाया जाता है। प्रबंधकों व अधीनस्थों के बीच में आपसी संघर्ष हो सकता है। सपोज दैट वरिष्ठ प्रबंधक है और उसके नीचे कोई दूसरा प्रबंधक काम कर रहा है और उन दोनों के बीच में आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं। इन दैट सिचुएशन जो वर्कर्स को काम दिया जाएगा, एम्प्लॉयर्स को काम दिया जाएगा, वो सही प्रकार से उन तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उनके बीच में आपसी संघर्ष है। तो ऐसी स्थिति में भी उद्देश्य द्वारा प्रबंध सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। सच्ची निष्ठा का अभाव पाया जा सकता है, अत्यधिक खर्च हो सकता है और अल्पकालीन लक्ष्यों पर इसमें बल दिया जाता है, दीर्घकालीन लक्ष्यों पर इसमें बल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैंने अभी बताया दीर्घकाल में अनिश्चितताएं पाई जाती है। वातावरण में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उनमें परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन होने के कारण ये उद्देश्यों द्वारा प्रबंध सही प्रकार से काम नहीं कर पाता है। आज की क्लास में हमने उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को क्लियर कर लिया। लास्ट क्लास से आज तक की क्लास में हमने उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के अर्थ, विशेषताएं, गुण, प्रकृति, दोष सब कुछ पढ़ लिया है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपवाद द्वारा प्रबंध को पढ़ेंगे।